नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर से। मैं सोच रहा था कि जो हमारे समाज के बंधुगण हैं, वो किसी भी संगठन को किस सोच के साथ समर्थन करते हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो या जातीय संगठन हो या कोई और संगठन हो। क्या उसके पीछे की कोई मंशा चलती है? क्या दिमाग में कुछ चलता है जिसकी वजह से वो उसको समर्थन करते हैं? मैं अपने फेसबुक पे काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ कि सामाजिक रूप से हमें जो है किस ओर बढ़ना चाहिए। अगर हम राजनीतिक रूपरेखा की ओर ध्यान ना भी दें फिलहाल कि समाज कैसे एकत्रित हो, एकता कैसे बढ़े, किसी एक मुद्दे पे लोग कैसे सोचें, है ना? इसमें कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं मेरे फेसबुक पोस्ट पे। अगर आप देखेंगे तो ध्यान से उसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो होता है आरक्षण का। दूसरा मुद्दा होता है इसी से रिलेटेड है वो है कि जब सवर्णों की तरफ से और सवर्णों पे किया जाने वाला ऐसा कोई भी चीज जो सवर्णों को फायदा पहुंचाए और सवर्णों को नुकसान पहुंचाए उसकी बातचीत मैं करता हूँ। और जातीय संगठन के बारे में वो कैसे आगे बढ़े, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं बातचीत करता रहता हूँ। और युवा वर्ग को जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए उस पर भी मैं बातचीत करता रहता हूँ। मुख्यतः यही मुद्दे होते हैं मेरे आसपास घूमने वाली चीजों पे। तो खैर आज मैं उन बातों पे नहीं जाते हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सोच क्या चलती है। अभी 23 अगस्त गुजरा है, शहादत दिवस रामफल मंडल जी का। और मैंने उससे रिलेटेड भी छोटे छोटे 2-3 पोस्ट किए कि समाज अगर हम रामफल मंडल जी का शहादत दिवस मना रहे हैं तो उस शहादत दिवस पे समाज में जो चीजें जानी चाहिए, ये कार्यक्रम के माध्यम से जो समाज में लोगों को बताई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ रामफल मंडल जी के बारे में चर्चा हो और 2 लाइन में चर्चा खत्म कि इतने तारीख को उनका जन्म हुआ, इतने तारीख को उनको शहादत हुई। इससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा? समाज को कुछ याद ही नहीं रहता है। तो समाज को और भी नए तरीके से देखना पड़ेगा। अब एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे जिले के लोगों की शहादत को जो है किसी दूसरे जिले के लोग अपने आस-पास मिलाने के लिए थोड़ा-सा सोचते हैं। उनमें अपनापन नहीं घुस पाता, नहीं आ पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पूरे बिहार में जो धानुक जाति का योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। उसके बारे में बातचीत करने के बाद लोगों को बताई जानी चाहिए कि इन लोगों ने इतने सारे काम किए, इतने लोगों ने शहादत दी है, इतने लोगों को गोली लगी, लोगों ने जो है इस पोस्ट ऑफिस पे झंडा फहराया, इस थाने में जाके झंडा फहराया। तभी बात बनेगी, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब क्या हो रहा है कि सिर्फ शहादत दिवस मना रहे हैं, शहादत दिवस मना रहे हैं। इस बार तो खैर ठीक है। कई राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी उत्साह दिखाई है, लेकिन मुझे आश्चर्य है। इससे पहले कई सारे राजनेताओं को मैंने कहा भी था कि अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने चाहत के हिसाब से वो लोग शहादत दिवस मनाते आ रहे। लेकिन इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस बार कम से कम ये तो दिखाया कि हाँ, अ, वो रामफल मंडल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं। दिखाते हों या न दिखाते हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आके उन्होंने यह बात जताई। तो इससे तो थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा और संदेश भी जाएगा कि धानुक समाज के भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया स्वाधीनता आंदोलन में। तो सवाल यह उठता है कि क्या राम शहीद रामफल मंडल जी अकेले थे? अगर आप अगस्त क्रांति या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन की कहानी पढ़ना शुरू करें, कहानी करना शुरू करें, तो आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार के हर हिस्से के धानुकों ने उसमें हिस्सेदारी अपनी निभाई और
अंतिम क्षण तक अपनी हिस्सेदारी निभाई। कहा जाता है कि भागलपुर का तारापुर जो एरिया है वो शहीदों की धरती है, वो बलिदानियों की धरती है, वहां के बारे में चर्चा नहीं होती। मैंने जब कई सारे ऐतिहासिक और भारत सरकार की डिक्शनरी को पलटना शुरू किया जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, उस पे मैंने देखा कि तारापुर के बहुत सारे धानुकों का नाम, सहरसा के धानुकों का नाम है, कटिहार के धानुकों का नाम है, पूर्णिया के धानुकों का नाम है, अररिया के धानुकों का नाम है, मुंगेर के धानुकों का नाम है, पटना के धानुकों का नाम है, नालंदा के धानुकों का नाम है। तो हम सबको एक तरीके से क्यों देखना नहीं शुरू कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि समाज, हर क्षेत्र के समाज के जो लोग हैं वो इन चीजों के प्रति अपनी रुचि शुरू करेंगे। जब तक रुचि शुरू नहीं होगी, ये ऐसे क्या होता है कि अभी कार्यक्रम होता है, 2-4 राजनेतागण आते हैं, वो अपनी तरफ से आपका जो प्रोग्राम होता है रामफल मंडल जी का, उसको अपने हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से उमड़ के चले जाते हैं। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। अभी जैसे मैंने एक थोड़ी देर पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, संकेत उपाध्याय जो जाने माने एंकर हैं एनडीटीवी में, आप उनके वीडियो को जाके देखें, आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कितने प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से आरक्षण का विरोध करके चले जा रहे हैं, और हम उसको समझ नहीं पाते। हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते इन चीजों को। तो आपको समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ेगी, तभी समाज आगे बढ़ेगा। समाज में रामफल मंडल जी की शहादत का बात नहीं है, बात है कि ऐसे और भी कई शहीद हुए हैं जिनके बारे में भी लगातार चर्चा होनी चाहिए समाज के बीच में, चाहे आप जिस माध्यम से करना चाहें, करना पड़ेगा। जैसे एक अभी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मैंने एक जिक्र किया था, जिसमें ये लिखा हुआ है उसके नोटिफिकेशन में कि ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 1000 रुपए का एप्लीकेशन फी है, और ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए का जो है एप्लीकेशन फीस है। आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा क्या चल रहा है कि ओबीसी जो क्रीमी लेयर में आता है वो उसकी 8 लाख की जो है कैप बनी हुई है। ओबीसी 8 लाख से 8 लाख तक वाले ओबीसी में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस का भी जो लिमिट है इनकम का वो 8 लाख ही है। तो वो ईडब्ल्यूएस का बच्चा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो है वो 1000 रुपए की फीस देता है, और ओबीसी का बच्चा जो है 3000 रुपए की फीस देता है। क्या आपको समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन पहले ही मैंने बीएसएफ का जो है हेड कांस्टेबल में जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं उसकी वैकेंसी का जिक्र किया था। उसमें ओबीसी की सीट जो है 0 है और ईडब्ल्यूएस की 400 प्लस सीट है। क्या आपने कभी सोचा कि जो 60% के आसपास कहा जाता है कि ओबीसी जनसंख्या है पूरे भारत में, उसके लिए 0 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की सीट जो है 400 प्लस है, और साथ में अनारक्षित सीट भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि अनारक्षित सीट में ओबीसी बच्चे नहीं जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें भी जाते हैं बच्चे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या दौर आन पड़ा है, इस दौर में ऐसा क्या आया हुआ है जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। आप कहेंगे कि आज आप देख रहे हैं इसलिए आपको दिख रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, 20 साल से ऊपर हो गए एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ते। आज मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, हार्ड कॉपी नहीं पढ़ता। 20 साल पहले मैं हार्ड कॉपी ही पढ़ता था, फर्क इतना ही है। 20 साल पहले मेरे पास इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, नहीं थी कहने का मतलब ये, बट हाँ, जितनी मुझे जानकारी होती थी उतनी मैं जानकारी इकट्ठा करता था। तो जानकारी इकट्ठा करके आप रखेंगे तभी आप किसी को काउंटर क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सवाल यह है कि हम इन चीजों को कब समझना शुरू करें। क्या समाज के जो लोग ठेकेदार बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो
कहें कि जो जातीय संगठन बना के समाज में कह रहे हैं कि हम एकता ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जातीय संगठन का काम क्या है? जातीय संगठन क्या ब्लड डोनेशन के लिए बनता है? जातीय संगठन क्या किसी को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए बनता है? आर्थिक सहायता की तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत जो है जीवन ट्विटर के माध्यम से ब्लड ग्रुप में था, और हमारा काम ये होता था कि जैसे भी कोई रिक्वेस्ट आती थी, हर कोई अपने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है उसको ट्वीट करेगा। अगर आपके 1000 फॉलोअर हैं तो और भी आसान हो जाता है। तो हमने बिहार में, खास करके बिहार के किसी भी ऐसे जिले में ना हो जहां पे हमारा वॉलंटियर नहीं, हमने ट्विटर के माध्यम से जो है ब्लड डोनेट नहीं कराया, ब्लड नहीं पहुंचवा पाया, ऐसा नहीं था। तो सवाल यह उठता है कि उसके लिए एक धानुक नाम से संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? सिंपल, ब्लड डोनेशन ग्रुप रख लीजिए, है ना, ब्लड डोनेट करेगा। सबको भी पता है कि नाम से है कि अच्छा आप ब्लड डोनेट कर। आर्थिक सहायता देनी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि समाज में गरीबी इतनी है कि आपके पास अंबानी जैसा भी पैसा हो ना, तो आप समाज को जो है आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं कर। उसके लिए आपको तरीके ढूंढे जाने चाहिए। मैंने कल ही पोस्ट किया है कि जोर जोर से हल्ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। तमिलनाडु में ओबीसी के लिए जितना काम हो रहा है, जितने मेरे पढ़े लिखे जानकार दोस्त हैं फेसबुक पे, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप जाके तमिलनाडु के सीएम का ट्विटर हैंडल या उनका फेसबुक आप जाके चेक करिए और उनके बारे में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वो जो पोस्ट कर रहे हैं, आप कई बार क्या होता है कि सरकारी हैंडल अपना काम करता रहता है, लेकिन उसके नीचे आपको अगर वास्तविकता जाननी है तो उसके नीचे क्या कमेंट को पढ़ना होता है। और मुझे जब कोई पोस्ट पसंद आता है तो मैं उसके नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ पहले, तो आइडिया लगता है कि एक्चुअल में जमीनी हकीकत क्या है, जमीन पे क्या प्रसार हो रहा है इन चीजों का। आपको अंदाजा लगेगा। आपने अगर कोई ऐसा पोस्ट किया जिसमें सिर्फ लोग गाली गलौज ही कर रहे हैं और कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पोस्ट पे जो लोग आ रहे हैं वो नेगेटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं। तो स्वाभाविक है सीएम भी किसी राजनीतिक पार्टी का होगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी या किसी पर्टिकुलर सीएम का समर्थन नहीं करता। ऐसा नहीं कि हमारे बगल में एक सीएम नहीं रहते या वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते, सब कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन सवाल यह है कि जो इम्पैक्ट तमिलनाडु में जो 65% आरक्षण के साथ दिया जा रहा है ओबीसी को, कभी आपने गौर किया कि उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे आसपास के किसी भी राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कि उत्तर भारत में ओबीसी की सरकारें भी रही है, एससी एसटी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं या रही है। तो सवाल यह उठता है कि उसके लिए ऐसा क्या सोचा जा रहा है जो तमिलनाडु में सोचा जा रहा है, हमारे इधर नहीं सोचा जा रहा। आप आज कह रहे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इन चीजों पे तो सालों बीत गए। मैं न तो किसी सरकार का विरोध करता हूँ, न ही समर्थन करता हूँ। ये हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा मुद्दे आधारित बात करता हूँ कि मुद्दा क्या है बात करने के लिए। हम अगर बात करते हैं कि ओबीसी की क्या है हिसाब, अगर ओबीसी का सिस्टम में जब तक नंबर नहीं बढ़ेगा, जब तक हमारे लिए बोलने वाले सिस्टम में लोग पैदा नहीं होंगे, तब तक हमारे लोग सिस्टम में बैठ के डरते रहेंगे। जिस दिन सिस्टम में हमारे ओबीसी के नंबर जो भारत में है उसके हिसाब से लोग वहां बैठेंगे, तो यह याद रखिए कि अगर 10 किसी ऑफिस में 10 एम्प्लॉय है, वहां पे 6 एससी एसटी ओबीसी है, तो
आप उसका अंदाजा लगाइए कि जो 4 सवर्ण भाई बंधु बैठे होंगे, क्या उसका जिक्र कर पाएंगे? आज भी ये स्थिति होती है कि रेलवे जैसे संस्थान में कई सारे मित्रों से बातचीत होती, डीआरएम बिल्डिंग में ये हालात है कि एक मैं टाइटल तो नाम नहीं लूंगा, एक स्वर्ण व्यक्ति की कुर्सी पे, जब वो छुट्टी पे था, उसकी कुर्सी पे बैठ के एक अस्वर्ण ने एक फाइल को आगे बढ़ा दिया चेक करके, तो जैसे ही स्वर्ण वापस आता है, उस कुर्सी को, टेबल को, सब कुछ को धुलवाया जाता है। आपको क्या अंदाजा लगता है कि ये कहाँ जा रही है चीज? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। आप रेणु जी को पढ़िए, कितने कटाक्ष लिखे हुए, लेकिन आप तक वो बातें नहीं पहुंचेगी। आप प्रेमचंद को पढ़िए, कितने कटाक्ष लिखे हुए हैं, जातिगत आधार पे, आपको वो बातें समझ नहीं आ रही। आप हरिशंकर परसाई को पढ़िए, देखिए कितने व्यंग्य लिखे हुए हैं जातिगत और राजनेताओं के ऊपर। आज भी अगर आप किताब पढ़ना चाहें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वह व्यक्ति कितना आगे की सोचता था। आज भी वही लाइन लिखा हुआ बस अगर हम पढ़ रहे हैं तो सेम एज इट इज हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। समस्या ये है कि हमारी मानसिकता जो है किसी और तरीके से ड्रैग कोई और कर रहा है। अभी मिथिला राज पे मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ कि हमें क्या मिलेगा। सवाल यह उठता है, हमें क्या मिलेगा? हमारे लोग सिस्टम में नहीं हैं। हमारे लोग ऊपरी तौर पे जो कहते हैं सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डीएम, एसपी नहीं है। जहां से कोई पॉलिसी ड्रैग होती है वहां पे आपके लोग नहीं है। आपका सरकार बन भी जाए तो क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी चीजों पे अपना दिमाग क्यों खर्चा करना, जिससे हमें अभी फिलहाल कुछ ना मिले। तो मेरा जो मुख्य मुद्दा है, बस आप इस बात पे स्टिक रहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा ओबीसी को स्टेट गवर्नमेंट्स में, केंद्र सरकार को छोड़ दीजिए, वो जो सोच रहा सोचते रहे, लेकिन जो आप स्टेट गवर्नमेंट बना रहे हैं उन पे दबाव बनाइए कि वो आपको नौकरी में आरक्षण दे, आपके लिए यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की अलग से व्यवस्था करे, अलग से आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था करे। उसके बाद जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था है वो भी करे अलग से ओबीसी के लिए। उसके बाद जो स्किल्स बढ़ाने की बात है उस पे भी जो है सरकार आपके लिए अलग से व्यवस्था करे, और आप स्किल जैसे संस्थानों में जाएं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। हमने आज से 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था जो बिहार के सभी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में था। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सबसे लोअर लेवल का इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ टेक्निकल ITI, उसमें भी हमारे बच्चे नहीं जा रहे। उनको लगता है कि हम जाके क्या करें। कम से कम आपके अंदर स्किल्स तो होगी। हमारे बच्चे बीटेक करने जा रहे हैं, माँ बाप को कर्जा पे लाद रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ बीटेक करने के बाद आपके अंदर जो कितनी स्किल्स बढ़ पाई, आप कितने लोगों से जो है सही से रास्ता कर पाते हैं, कितने लोगों से बातचीत कर पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने अपने स्किल्स को, क्या आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की? कभी आपने चर्चा की? नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना होता है। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप एक बीटेक या बीई की डिग्री लेके मार्केट में निकल रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की महत्ता जो है सबसे ऊपर आंकी जाती है। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप 4 लाइन नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी में, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जिस कंपनी का वर्क कल्चर ही इंग्लिश पे आधारित है, क्या हिंदी में बोलने वालों को वो रखेगा? 99.9% चांसेस है वो आपको नहीं रखेगा, पहले ही राउंड में निकाल देगा। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे का जो एनर्जी है, जो आज का युवा है, उसका एनर्जी कहाँ जा रहा है? उसका एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे
विरोध और समर्थन में जा रहा है। बच्चे अपनी क्रिएटिविटी कहाँ लगा पा रहे, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी कहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बीटेक या डिप्लोमा किए हुए बच्चे कोई नया लैंग्वेज नहीं सीख रहे। नया लैंग्वेज इन द सेंस, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी तरह आप संस्कृत पढ़ें, पाली पढ़ें, उसके बहुत कम उपयोग है। लेकिन आप कम से कम, जैसे कोई सिविल इंजीनियर का लड़का है, वो अपने ऑटोकैड के बारे में सीखे, है ना। अगर कोई आर्किटेक्ट का बच्चा है तो वो कैड में डिजाइन कैसे होता है, घरों के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चीजें सीखे। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में पढ़ने को, आप उसके बारे में पढ़िए। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे बच्चे उसको नहीं करेंगे।